नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने 15 क्वेश्चन के कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे 16th क्वेश्चन से, और जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड है उन पर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं, किस तरीके से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 16th क्वेश्चन से। तो चलिए जानते हैं 16th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है। देखिए 16th क्वेश्चन है कि वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। यानी कि ये जो डैश है यहाँ पर आपको बताने हैं कि कौन सा वर्ड आ जाएगा इन चार ऑप्शनों में से। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशानुगत गुण स्थानांतरित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं, या प्रकृति का गौण नियम कहते हैं, या पर्यावरण प्रक्षेपण कहते हैं, या फिर वातावरण सहचार्य कहते हैं। तो बताइए कि जो वंशानुगत गुण है, यानी कि जो माता पिता से जो प्राप्त आपको गुण होते हैं, वो एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, यानी ट्रांसफर होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी कहते हैं, या फिर प्रकृति का गौण नियम कहते हैं, या फिर पर्यावरण प्रक्षेपण कहते हैं, या फिर वातावरण सहचार्य। आई होप आपने क्वेश्चन के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे, बट मैं आपको बता दूं कि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में माता पिता से जो भी वंशानुगत गुण है वो एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसको हम आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी कहते हैं। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। जिस तरीके से हमने कंटेंट को कवर किया था उसी पर बेस्ड आधारित ये प्रश्न पूछा गया है, और उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17th क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। आनुवांशिकता एवं वातावरण में कैसा संबंध पाया जाता है? देखिए आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में किस तरीके के रिलेशंस होते हैं, यानी कैसा संबंध होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है सहसंबंध होता है, ऑप्शन सेकंड कहता है पूरकता, ऑप्शन थर्ड है प्रतिकूलता, और ऑप्शन फोर्थ है अनुकूलता। बताइए कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में किस प्रकार के रिलेशंस होते हैं। कंटेंट के दौरान मैंने आपको बताया था कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का ही होना जरूरी है। आनुवांशिकता जो है वो स्थिर है, उसको आप बदल नहीं सकते, बट आप वातावरण को चेंज करके किसी भी बालक का डेवलपमेंट अधिक से अधिक कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस देने हैं एनवायरनमेंट पर, बट हेरिडिटी का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल काफी लो है, मंद बुद्धि है, तो उस बच्चे को आप जितना भी ज्यादा एनवायरनमेंट दें उसे बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते, यानी कि उसे एक प्रतिभाशाली बालक या एवरेज स्टूडेंट नहीं बना सकते। बट आपके वश में जो चीज है आप उस पर फोकस करके आप उस बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे के कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, इस तरीके के रिलेशंस होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री को हम कहते हैं पूरकता, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा पूरकता। हालांकि सहज संबंध का मतलब होता है कि एक दूसरे को हेल्प करना, तो यहाँ पर बात हेल्प की नहीं है। और ना ही अनुकूलता का मतलब होता है एक दूसरे को एडजस्ट करना, प्रतिकूलता का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत होना। बट यहाँ पर आनुवांशिकता और वातावरण जो है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों का ही होना जरूरी है। और जब एक दूसरे के बिना अधूरा है तो उस पोर्शंस को हम कहते हैं पूरकता यानी कॉम्प्लीमेंट्री। आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि दो एंगल ए प्लस बी इक्वल टू होता है 90 डिग्री, यानी कि एक अगर 40 का है तो दूसरा डेफिनेटली 50 का होगा। तो इस रिलेशंस को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का टोटल सम कितना होना चाहिए? 90। तो किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वातावरण और आनुवांशिकता दोनों का ही होना जरूरी है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका पूरकता हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? यानी कि जो बालक होते हैं उनकी जो इंटेलिजेंसी है, बुद्धिमत्ता है, वो किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिकता एवं वातावरण पर, ऑप्शन सेकंड है आनुवांशिकता एवं व्यवहार पर, ऑप्शन थर्ड है आनुवांशिकता एवं वातावरण पर, और ऑप्शन फोर्थ है वातावरण एवं सामाजिक पर। बताइए स्टूडेंट्स, बालक की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? यानी कि जो बालक की इंटेलिजेंसी है उसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन बताने हैं कि किस पर डिपेंड करती है। तो सामाजिकता एवं वातावरण पर नहीं हो सकता, आनुवांशिकता एवं व्यवहार पर, आनुवांशिकता एवं वातावरण, और वातावरण एवं सामाजिक। तो अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है आनुवांशिकता एवं वातावरण।
देखिए वातावरण में आपके वातावरण हो गए और सामाजिकता भी वातावरण का ही हिस्सा हो गया। तो इस सी ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन बहुत छोटा है। और आनुवांशिकता एवं व्यवहार, तो व्यवहार कहीं ना कहीं वातावरण का ही एक पार्ट होता है। व्यवहार के अलावा और जो भी गतिविधियां वो सब के सब वातावरण में समाहित होते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन है वातावरण एवं सामाजिक। तो वातावरण एवं सामाजिक, ये जो सामाजिक है ये वातावरण का ही पार्ट है, इसलिए ये भी संकुचित अर्थ दर्शाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर भी होगा, आनुवांशिकता एवं वातावरण। क्योंकि यही ऑप्शन सबसे बेस्ट है जिसमें किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट की बात करें या फिर आप इंटेलिजेंसी की बात करें, उसके लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही होना आवश्यक है। और आप पढ़ रहे हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और कारक में दो कारक होते हैं, एक आनुवांशिक कारक और दूसरा वातावरणीय कारक, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी सी है। देखिए सोचने का तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए। आप किसी भी प्रश्नों को सोच के आधार पर राइट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की रणनीति, किस तरीके से आपने टॉपिक को कवर किया है, किस तरीके से उस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। क्योंकि स्टूडेंट जरूरी ये नहीं है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं वही आएंगे। क्वेश्चन एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से बनाकर पूछ सकते हैं। वो आपका आईक्यू लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करना चाहते हैं कि आपके सामने जो चैलेंजेस आएंगे क्या आप उसको फेस करने के लिए कैपेबल है या फिर नहीं है। तो इसी आधार पर आपको जो भी चीजें पढ़ने हैं उसको अपने व्यावहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ने हैं, ताकि आप क्वेश्चंस को समझ सके और उसमें ये चुन सके कि कौन सा ऑप्शन आपका बेहतर दर्शाता है, कौन से ऑप्शन से आप बच्चे का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, वही ऑप्शन उसका राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, आनुवांशिक गुणों के निर्धारण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो आनुवांशिक गुण होते हैं, यानी कि जो हेरिडिटी, माता पिता से जो भी गुण आपको प्राप्त होते हैं, उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि किसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कोशिकाओं की, ऑप्शन सेकंड है गुणसूत्रों की, ऑप्शन थर्ड है व्यक्तिक विभिन्नता की, और ऑप्शन फोर्थ है बुद्धि लब्धि की। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर इजीली बता सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जो हेरिडिटी होते हैं, आनुवांशिक गुण होते हैं, वो माता और पिता से प्राप्त होते हैं। और माता और पिता से क्या प्राप्त होते हैं, आपको गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। और इनकी संख्या भी मैंने बता रखी है, 46 होती है। और इसमें से 23 माता से प्राप्त होती है और 23 पिता से। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो आनुवांशिक गुणों के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस क्वेश्चन के ऑप्शनों के अकॉर्डिंग गुणसूत्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये मैंने आपको कंटेंट वाले पोर्शंस में क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपने क्वेश्चन का राइट आंसर भी लगाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, आनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए जो आनुवांशिकता है उसको आप किस प्रकार की सामाजिक संरचना मानते हैं, यानी किस तरीके के सोशल स्ट्रक्चर हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है स्थिर, ऑप्शन सेकंड है अनुकूल, ऑप्शन थर्ड है प्रतिकूल, और ऑप्शन डी है अस्थिर। तो इस क्वेश्चन का भी आप राइट आंसर इजीली बता सकते हैं, क्योंकि ये भी पोर्शन मैंने आपको कंटेंट कवर कराते वक्त बहुत बार बताए हैं कि जो आनुवांशिकता है उसको आप बदल नहीं सकते, वो स्थिर होता है। बट आप उसके वातावरण को चेंज करके उस बच्चे का अधिक से अधिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आनुवांशिकता की जो सामाजिक संरचना है वो स्थिर मानी जाती है, यानी कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जिस बच्चे को जो हेरिडिटी मिलना था, जो मिल गया उसको, वो आपका वही होगा, वो जीवन में आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज कर सकते हैं और यदि आप बच्चे का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही पोर्शन है और वो है उसका एनवायरनमेंट, वो है उसका वातावरण। इसीलिए हमें फोकस वातावरण पर करने चाहिए। बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्थिर। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन किसके साथ होता है। यानी कि देखिए जो व्यक्तित्व है ना, पर्सनैलिटी, उसका स्थायी समायोजन, यानी कि उसको जो है स्टेबल तरीके से एडजस्टमेंट आप किस तरीके से करते हैं, तो किसके साथ कर पाते हैं। तो व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन आप अध्यापक एवं मित्रों के साथ करते हैं, या परिवार एवं पड़ोस के साथ, या पर्यावरण एवं व्यवहार के साथ, या पर्यावरण एवं मित्रों के साथ। तो बताइए कि आप अपने व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन किस तरीके से करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, अध्यापक एवं मित्र, यानी कि आप मित्र के साथ कर सकते हैं,
ठीक है, बट अध्यापक के साथ आप स्थायी समायोजन नहीं कर सकते, आप अपने व्यक्तित्व को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप टीचर के सामने हर समय मजाक भी नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये नहीं हो सकता। और परिवार एवं पड़ोस के साथ, तो परिवार एवं पड़ोस के साथ ये आपका क्या हो जाएगा, आप परिवार में हर किसी व्यक्ति के साथ आप मजाक नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं हो सकता। और पर्यावरण एवं मित्रों के साथ, यानी पर्यावरण एनवायरनमेंट और मित्रों के साथ भी आप नहीं कर सकते। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पर्यावरण एवं व्यवहार के साथ। यानी कि अगर आपके पास पर्यावरण होगा, वेदर होगा, एनवायरनमेंट होगा, और आपको व्यवहार कैसे करने होते हैं, किस व्यक्ति के साथ आपको किस तरीके से मिलना होता है, किस तरीके से बातचीत करने होते हैं, किसके साथ आप फ्रेंडली हो सकते हैं और किसको आपको रिस्पेक्ट देना होता है, ये सब आप व्यवहार के अंतर्गत करते हैं जब आपको व्यवहार का ज्ञान होता है। इसीलिए व्यक्तित्व जो है वो पर्सनैलिटी का अगर आप स्थायी समायोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्यावरण एवं व्यवहार इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पर्यावरण एवं व्यवहार के साथ। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो माता पिता से बालकों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपके माता पिता से बालकों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। आप इजीली इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता सकते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है संस्कृतिकरण, ऑप्शन सी है सामाजिकरण और ऑप्शन डी है अनुवांशिकता। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल आसानी से लगा दिया होगा कि माता पिता से जो बालकों में जो गुण स्थानांतरित होते हैं, जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं, उसको हम अनुवांशिकता कहते हैं, नहीं हेरिडिटी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है। यानी कि देखिए जो मानव का व्यक्तित्व होता है, ह्यूमन पर्सनैलिटी होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, किसका परिणाम होता है। तो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या वातावरण और समाज की अंतःक्रिया का, या फिर आनुवांशिकता और संस्कृति की अंतःक्रिया का, या फिर उपयुक्त कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर वातावरण और समाज, बी ऑप्शन को देखिए, वातावरण और समाज। तो समाज कहीं ना कहीं वातावरण का ही हिस्सा होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है ये संकुचित अर्थ दर्शाते हैं। आनुवांशिकता और संस्कृति, देखिए आनुवांशिकता और संस्कृति इसकी अंतःक्रिया भी संकुचित अर्थ दर्शाते हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी बच्चे के बालक के विकास को प्रभावित करने के लिए आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया जरूरी है, क्योंकि दो ही फैक्टर जो है वो मुख्यतः उस बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और यदि इनके बीच में इंटरनल रिलेशन होंगे तो उस बच्चे का डेवलपमेंट डेफिनेटली हो पाएगा। तो उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो पर्सनैलिटी है, वो आप अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आशा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन पहले ही लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें कंफर्मेशन देता हूं, क्योंकि कंडीशन ये होता है कि आपके सामने जब ऑप्शंस होते हैं और 4 ऑप्शंस होते हैं तो उसमें आपको बेस्ट छांटना होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम पहले ऑप्शन को देखते साथ ही हमें लगता है कि ये ऑप्शन तो बहुत अच्छा है और हम उस पर टिक लगा लेते हैं और बाकी ऑप्शनों को देखते नहीं है। बाकी ऑप्शनों को देखना जरूरी इसीलिए है क्योंकि हो सकता है कि जो बाकी के ऑप्शन हैं वो भी फर्स्ट ऑप्शन से बेहतर बच्चे के डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए एक बार आपको साइकोलॉजी में चारों ऑप्शन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बालक की आंखों का रंग बाल विकास के किस कारक से संबंधित है। यानी कि बालक के जो आंखों का रंग है वो बाल विकास के किस कारक से संबंधित है। ऑप्शन बताना है, वातावरण संबंधी कारक, या व्यक्तिगत विभिन्नता संबंधी कारक, या आनुवांशिकता संबंधी कारक, या फिर उपयुक्त सभी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या हो सकता है। बालक की आंखों का रंग बाल विकास के किस कारक से संबंधित है, यानी कि कौन सा फैक्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत बालक के आंखों का रंग। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सीधा सीधा जो संबंध होता है, यदि माता या पिता के आंखों का रंग जैसा होता है उनके बालकों के आंखों का रंग भी सेम वही हो सकता है। इसीलिए ये डिपेंड करता है कि उनकी हेरिडिटी पर,
अगर माता पिता में से किसी के भी आंखों का कलर नीला होता है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे के आंखों का कलर भी नीला हो। तो ये कहीं ना कहीं एक हेरिडिटी से संबंध रखते हैं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन नहीं हो सकता वातावरण, और व्यक्तिगत विभिन्नता संबंध भी नहीं हो सकते, और उपयुक्त सभी भी नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता संबंधित कारक। आई होप आपने क्वेश्चन को सही से समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी डैश कारक विकास को आकार देते हैं, यानी कि एक शारीरिक गठन का मतलब होता है फिजिकल जो स्ट्रक्चर है बच्चे का, उसके अलावा सभी कारक विकास को आकार देते हैं। तो सभी डैश कारक, यानी कि यहाँ पर डैश में कौन सा वर्ड आएगा? ऑप्शन फर्स्ट है सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन सेकंड है सामाजिक कारक, ऑप्शन थर्ड है वंशानुक्रम कारक, और ऑप्शन फोर्थ है वातावरणीय कारक। तो आप बताइए कि शारीरिक गठन के अतिरिक्त, देखिए शारीरिक गठन जो है इसको छोड़कर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो विकास को आकार देते हैं, यानी कि डेवलपमेंट को ज्यादा विकसित करते हैं? तो बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो वातावरणीय कारक है, और शारीरिक गठन कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो एक आनुवंशिक कारक को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने के लिए आनुवंशिक कारक और वातावरणीय कारक दोनों का होना आवश्यक है। अब इन्होंने आपसे कहा है कि जो शारीरिक गठन है इसके अलावा आपको बताना है कि कौन सा कारक विकास को सबसे ज्यादा आकार देते हैं। तो यहाँ पर वंशानुक्रम कारक भी है और वातावरण कारक भी है। बाकी जो दो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इनका रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो वंशानुक्रम कारक और वातावरणीय कारक में आप किसको महत्व देंगे कि वो बच्चे का डेवलपमेंट करेगा? तो मैंने आपको इस बारे में डिटेल में बता रखा है कि जो आनुवंशिक कारक है वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो स्थिर होता है। बट आपके वश में अगर कोई चीज है बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड तो वो है एनवायरनमेंट फैक्टर, यानी कि वातावरणीय कारक, और आप उसके थ्रू बच्चे का अधिक से अधिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो हेरिडिटी फैक्टर है, जो आनुवंशिक कारक है, वो स्थिर है, उसे आप बदल नहीं सकते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? यानी कि जो व्यक्तित्व विकास है, जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करते हैं आप, उसके लिए कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भूमिका है वो कौन निर्वाह करता है व्यक्तित्व विकास में? तो आनुवंशिकता एवं समाजीकरण, वातावरण एवं संस्कृतिकरण, आनुवंशिकता एवं वातावरण, और वातावरण एवं सृजनात्मकता। तो आप चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद आप इजीली इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि बालक के विकास को प्रभावित करने के लिए दो कारक मुख्य होते हैं, एक आनुवंशिक और एक वातावरणीय कारक। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आनुवंशिकता एवं वातावरण। बाकी ऑप्शनों को यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे में समाहित होते हैं या फिर वो एक दूसरे में संकुचित अर्थ रिप्रेजेंट करते हैं। चारों ऑप्शनों में सबसे ज्यादा जो व्यापक अर्थ रिप्रेजेंट करता है वो करता है आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो इस आधार पर भी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? देखिए स्टूडेंट्स, प्रकृति पोषण का मतलब होता है नेचर वर्सेस नर्चर। तो नेचर का मतलब होता है प्रकृति और नर्चर का मतलब होता है पोषण, यानी पोषण का मतलब यह है आपका एनवायरनमेंट, और प्रकृति का मतलब फिर हो गया आपके हेरिडिटी। ठीक, तो इसके अनुसार आप बता सकते हैं कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो प्रकृति का मतलब होता है हेरिडिटी एनवायरनमेंट, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? आनुवंशिकी। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए जैविक विशिष्टताएं, ऑप्शन नंबर बी देखिए वातावरणीय विशिष्टताएं, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विशिष्टताएं, और ऑप्शन नंबर डी है आंतरिक एवं बाह्य विशिष्टताएं। तो देखिए आंतरिक और बाह्य विशिष्टताएं इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति और पोषण दोनों के बारे में इन्होंने आपसे नहीं पूछा है, इन्होंने सिर्फ आपसे प्रकृति के बारे में पूछा है, इसलिए आंतरिक एवं बाह्य विशेषताएं तो नहीं पूछा है आपसे। ठीक, सामाजिक विशेषताएं नहीं हो सकते, और वातावरणीय विशिष्टता का मतलब पोषण है।
ठीक, तो आपसे पूछा है प्रकृति का क्या अभिप्राय है, तो तीनों ऑप्शन जब नहीं हो सकते तो इसी को ही हम बोलते हैं जैविक विशिष्टताएं, यानी आनुवांशिकता को ही जैविक विशिष्टताएं भी कहते हैं, या फिर इसको हम वंशानुक्रम भी कहते हैं, और इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन में एग्जामिनर किस तरीके से शब्दों के साथ खेलते हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका भी किस तरीके से, और ऑप्शन भी आपको ऐसे दिए हैं जिससे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। तो देखिए, प्रकृति पोषण में अगर आपसे पूछता कि प्रकृति पोषण में प्रकृति पोषण का क्या अभिप्राय है, तो उस केस के लिए आंतरिक एवं बाह्य विशेषताएं आ जाते हैं। आंतरिक में आपका हो जाता है अनुवांशिकी, और बाह्य में हो जाता है आपका एनवायरनमेंट। बट आपसे ये क्वेश्चन में नहीं पूछा, उन्होंने आपसे पूछा है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, तो सिर्फ प्रकृति के बारे में पूछा है, और प्रकृति को हम बोलते हैं नेचर, और पोषण को हम बोलते हैं नर्चर, और पोषण का मतलब होता है एनवायरनमेंट यानी कि उसे वातावरणीय कारक, तो इसका मतलब नेचर का मतलब हो जाएगा हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिक कारक। तो यहाँ पर बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो अनुवांशिकता को दर्शाते नहीं है, इसलिए इसका एक और नाम है जैविक विशिष्टताएं, और यही ऑप्शन इसका राइट होगा। आई होप आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सामाजिकरण में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, जो सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन, इसमें किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको बताना है कि सामाजिकरण में कौन सी संस्थाएं हैं जो बच्चे का सबसे ज्यादा सामाजिक विकास करते हो। तो ऑप्शन है फर्स्ट परिवार, सेकंड ऑप्शन है समाज, थर्ड ऑप्शन है समुदाय, और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए, आपको पता है कि सामाजिकरण में परिवार का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, समाज का भी महत्वपूर्ण भूमिका है, और समुदाय जो आप सोसाइटी है, जो आपका समुदाय है, तो उसका भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए तीनों ऑप्शन ही बेस्ट है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। आई होप आपने भी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन लगाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो समूह के नेतृत्व का गुण बालक किससे सीखता है। देखिए, समूह के नेतृत्व का गुण यानी कि अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो उसको लीड करने का जो गुण है वो आप कहाँ से सीखते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें कैप्टन होता है, या फिर आप स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल्स होते हैं, या आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो जैसे अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर बॉस होते हैं। तो ये सब क्या है, एक समूह के लीडर होते हैं। तो समूह के नेतृत्व का गुण बालक किससे सीखता है। यहाँ पर बात पूछी जा रही है कि बालक कहाँ से सीखता है। तो क्या वो वंशानुक्रम से सीखता है, यानी कि अपने परिवार से सीख के आता है, या फिर वो पर्यावरण से सीखता है, यानी किसी दूसरे को देखकर सीखता है, या फिर वो पाठ्यक्रम से सीखता है, या फिर खेल से सीखता है। तो स्टूडेंट्स, बात यहाँ पर ये है कि बालक की बातें हैं, और सबसे ज्यादा बालक किसको पसंद करते हैं, तो खेल को पसंद करते हैं। और आपको पता है कि जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो वो एक दूसरे के लिए अपना एफर्ट बेस्ट लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चा सबसे अच्छा खेलता है तो उसके अंदर लीडिंग करने की जो गुण है वो विकसित हो जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा खेल से, क्योंकि वंशानुक्रम से का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आपके पिता अगर लीडर रहे होंगे तो आप भी लीडर होंगे, या फिर जिसके पिता कैप्टन होते हैं उसके बच्चे भी कैप्टन होते हैं, जरूरी नहीं होता। और एनवायरनमेंट में आपको कोई लीडिंग का गुण सिखाता नहीं है, वो आपके खुद के अंदर की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और पाठ्यक्रम में किसी किताब में ये नहीं लिखा होता कि आप दूसरों को इस तरीके से लीड कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा खेल, क्योंकि जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनमें जो सबसे अच्छा खेलता है उसके अंदर लीडिंग करने के गुण विकसित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस समय जैसे कि मान लीजिए आप इंडियन कैप्टन की बात करें तो विराट कोहली है, क्योंकि वो टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर है, और बेस्ट प्लेयर के अंदर ही लीडिंग करने की क्षमता ज्यादा होती है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन आपने लगा दिया होगा खेल से, और आपने देखा कि किस तरीके के प्रश्न आपके इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, खेल में हार जीत से बच्चों में किस गुण का विकास होता है। आपको बताना है कि जब बच्चे खेल में हार जीत होती है उनको, तो बच्चों में कौन से गुण विकसित होते हैं, ये आपको बताना है इन ऑप्शनों में कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सहानुभूति, मतलब आप एक दूसरे के लिए दया भावना लाते हैं, या फिर सहयोग, आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या फिर आप में सहन शक्ति का डेवलपमेंट होता है, या फिर आप समायोजन करते हैं, मतलब आप एडजस्टमेंट करते हैं कि इस बार हार गए, चलो अगली बार हम जीतेंगे, इस तरीके की सोच रखते हैं। तो बताइए कि जब आप हार या जीत जाते हैं तो क्या आप सहानुभूति रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सहयोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आपके अंदर सहन शक्ति आती है, या फिर आपको समायोजन मिलता है, या आप समायोजन करते हैं कि इस बार हार गए तो अगली बार हम जीतेंगे।
या फिर आप एक बार जीत गए तो आप ये सोचते हैं कि अब की बार हम जीत गए तो अगली बार हम हार जाएंगे, ऐसी सोच रखते हैं क्या? बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आशा करता हूं कि आपने इसका राइट ऑप्शन लगा लिया होगा। बट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जब आप एक बार हारते हैं और फिर आप एक बार जीतते हैं और फिर जीतते हैं और फिर जीतते हैं, तो हार जीत से बच्चों के अंदर, जब बच्चे खेलते हैं और हार जीत होती है तो उनको सहन शक्ति डेवलप होती है, क्योंकि जब वो हार जाते हैं तब अपने इमोशन को कंट्रोल करना भी जानते हैं, और जब वो जीतते हैं तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना भी सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार जीत लिया और विपक्षी टीमों के सामने चले गए और अपना मतलब सीना तान के खड़े हो गए, ऐसा नहीं करते और कोई भी नहीं करता। हो सकता है जब दो टीमें एक साथ खेलते हैं तो हार और जीत एक को मिलती है, और दूसरे एक को अगर जीत मिलती है तो दूसरे को हार मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको ये सिखाती है कि आप सहन शक्ति आपका डेवलप हो पाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका बेस्ट ऑप्शन है। आशा करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। बच्चे नवीनतम घटनाओं की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? यानी कि जो बच्चे होते हैं वो नए घटना, यानी कि जो न्यू घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं नए होते हैं, उनकी जानकारी को वो कहां से प्राप्त करते हैं? तो शिक्षकों से प्राप्त करते हैं, या अभिभावकों से प्राप्त करते हैं, या फिर मित्रों से प्राप्त करते हैं, या जनसंचार के साधनों से प्राप्त करते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है आपके हिसाब से। बच्चे नवीनतम घटनाओं की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, अगर आप शिक्षक से सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है कि जो नई घटनाएं हैं उसकी जानकारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अभिभावकों से। अभिभावक मतलब आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि आज ये वाली घटनाएं हुई हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। और मित्रों से, क्या आपके मित्र बताते होंगे? तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल जो है मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है। आप टीवी से या फिर न्यूज से या फिर यूट्यूब से कहीं ना कहीं से नई नई घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बच्चे नवीनतम घटनाओं की जो जानकारी है, जो बिल्कुल नए घटने हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए एक शोक का समय हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े, जो सबसे महान सेनाओं में थे वो थे सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि जो आपके विपिन रावत जी थे, उनका निधन हो गया, यानी कि वो देश के लिए शहीद हो गए। तो इस वजह से ये सारी जानकारी, ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है वो स्कूल गए होंगे और टीचर ने उनको बताया होगा, या फिर अभिभावक ने उनको बताया होगा स्पेशली बुला के, या फिर उनके फ्रेंड्स ने बताया होगा। कहीं ना कहीं बच्चों ने जनसंचार टीवी में या फिर न्यूज चैनल्स में या फिर यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं देख लिया होगा, और हो सकता है वो नेक्स्ट डे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो नेक्स्ट डे मान लीजिए हो सकता है बच्चे स्कूल गए और उनके टीचर ने या आपस में जो फ्रेंड्स होते हैं उन्होंने भी डिस्कशन किया होगा। बट ये कहीं ना कहीं पहले से बच्चों को पता लग जाते हैं। तो जो नवीन घटनाएं जो घटित होती हैं उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो जनसंचार के माध्यम से प्राप्त होती है। आई होप आपने क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? यानी कि जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्रदूषण, ऑप्शन सेकंड है भौतिक सुविधाओं की कमी, ऑप्शन थर्ड है सामाजिक आर्थिक स्थिति, और ऑप्शन फोर्थ है ये सभी। बताइए कि कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक है? प्रदूषण, भौतिक सुविधाओं की कमी, सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो देखिए, प्रदूषण भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, एक बाह्य फैक्टर है। भौतिक सुविधाओं की कमी, हो सकता है कि बच्चे को भौतिक सुविधाएं ज़्यादा ना मिल पाए, जिससे उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो जाए, तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। और सामाजिक आर्थिक स्थिति मतलब सोशल और इकोनॉमिकल जो स्टेज है, घर की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, वो भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन बेस्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ये तीनों के तीनों फैक्टर जो है वो बाह्य कारक हैं जो उस बालक के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? यानी कि बाल विकास के जो मैंने आपको प्रमुख सिद्धांत बताए थे उसमें से कौन से सिद्धांत आपके इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन हो सकते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और ऑप्शन फोर्थ है ये सभी। आपको जो मैंने बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कंटेंट के दौरान मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, उसमें से आपको बताना है कि बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं
चारों ऑप्शनों में आपको कौन सा ऑप्शन लगता है जो बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत है? तो बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि निरंतरता का सिद्धांत होता है, क्योंकि बालक का जो विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। दूसरा है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, यानी कि जो विकास है वो कहीं ना कहीं एक रूप में, एक स्टेप बाय स्टेप बच्चों का डेवलपमेंट होता है और उसमें एक रूपता देखी जाती है। और परस्पर संबंध का सिद्धांत, मतलब जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, या फिर आपका संवेगात्मक विकास हो गया, भाषाई विकास हो गया, तो ये विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित भी होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं। अगर शारीरिक विकास ठीक से नहीं होगा तो उस बच्चे का मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा, और मानसिक विकास नहीं होगा तो उसका जो है नैतिक विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि विकास में परस्पर संबंध भी होते हैं, और तीनों ही ऑप्शन जब होते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ये सभी। आशा करता हूं कि आपने भी इसका राइट ऑप्शन लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने में कौन सहायक होता है? यानी कि जो बालक के स्वभाव होते हैं और उनके जो विकास होते हैं उसको समझने में कौन सहायक होते हैं, ये आपको बताना है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान सहायक होता है, या फिर शिक्षक की बुद्धिमत्ता सहायक होती है, या फिर शिक्षक का विषय संबंधी ज्ञान सहायक होता है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान सहायक होता है। आपको बताना है कि आपके सामने जो बालक है उनके स्वभाव और उनके विकास, उनका डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और कितना करना चाहिए, ये सारी चीजें आप किस तरीके से समझते हैं, इसके लिए आपको कौन हेल्प करता है। तो क्या शिक्षक की बुद्धिमत्ता, यानी कि अगर शिक्षक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो समझ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। शिक्षक का विषय संबंधी ज्ञान, देखिए आपका विषय संबंधी ज्ञान जो है बालक के स्वभाव एवं विकास को समझने में हेल्प नहीं करते हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता से आप जानते हैं कि हर एक बालक की जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग अलग है, लेकिन ये सारी चीजें व्यक्तिगत विभिन्नता जो टॉपिक है वो आप किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए और डी में अगर आपसे पूछा जाए तो व्यापक अर्थ किसका है? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी आपका बाल मनोविज्ञान का ज्ञान ही होगा। यानी बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने में आपको जो सहायक होता है वो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, एज अ टीचर हम बाल मनोविज्ञान को इतने डिटेल में पढ़ते हैं, और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, और एग्जाम में भी हमारे यहीं से प्रश्न इसीलिए पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आपने भी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बालकों के व्यवहार तथा उसके कारणों की जानकारी किससे प्राप्त की जाती है? यानी कि जो बालकों के व्यवहार है और उसके जो कारण है, उनके व्यवहार के जो कारण है, इसकी जानकारी आपको किससे प्राप्त होती है? अवलोकन से, या फिर बुद्धि लब्धि परीक्षण से, या बाल मनोविज्ञान से, या व्यक्तित्व परीक्षण से? तो आप बताइए कि आप जो बालकों के व्यवहार के लिए, जो व्यवहार के अंतर्गत आप उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ते हैं, आप व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन किस तरीके से करना है ये टॉपिक पढ़ते हैं, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ये सारी चीजें आप किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप इजीली बता सकते हैं, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। बाल मनोविज्ञान के प्रमुख लाभ कौन से हैं? यानी कि जो आप बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो इससे आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, और वो लाभ कौन से हैं ये बताने हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है बालकों के व्यक्तित्व को समझना, कि ये आपको बालकों के व्यक्तित्व को समझने में हेल्प करते हैं। बालकों के भविष्य की जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि आप जब बाल मनोविज्ञान का ज्ञान लेते हैं तो इससे आप बालकों के भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बालकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान, यानी कि बालकों की शैक्षिक समस्या का समाधान भी करते हैं, या फिर ये सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताइए आपके हिसाब से क्या हो सकता है। आशा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन लगा लिया होगा। देखिए बाल मनोविज्ञान के जो लाभ है, बालकों के व्यक्तित्व को समझने में हमें हेल्प करती है। बालकों के भविष्य की जानकारी, किस बालक में किस प्रकार की कैपेबिलिटी है और वो भविष्य में जाकर किस फील्ड में आगे ग्रोथ कर सकता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जब हम बाल मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ते हैं तो। और दूसरा है बालकों की शैक्षिक समस्या, यानी कि बालकों को पढ़ने से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनका भी हम समाधान इजीली कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। आई होप आपने क्वेश्चन का राइट ऑप्शन लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये स्टूडेंट्स आज की प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए 37वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है।
गर्भावस्था के दौरान माता के स्वास्थ्य तथा परिवेश का प्रभाव बच्चे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यानी गर्भावस्था के दौरान जो माता का स्वास्थ्य है और जो परिवेश है उसका प्रभाव बच्चे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है मानसिक रूप से, ऑप्शन सेकंड है संवेगात्मक रूप से, ऑप्शन थर्ड है शारीरिक रूप से और ऑप्शन फोर्थ है ए एवं बी यानी मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान माता के स्वास्थ्य यानी कि जब माँ गर्भवती होती है यानी कि माँ के गर्भ में कोई बच्चा होता है तो उसके लिए माता के स्वास्थ्य एवं परिवेश का प्रभाव बच्चे को किस प्रकार प्रभावित करता है। यानी कि जैसा स्वस्थ माँ का होगा, जैसे परिवेश माँ को प्राप्त होंगे, उनके बच्चे का भी विकास उसी प्रकार से हो पाएगा। इसलिए आपको बताना ऑप्शन फर्स्ट है मानसिक रूप से, ऑप्शन सेकंड है संवेगात्मक रूप से, ऑप्शन थर्ड है शारीरिक रूप से और ऑप्शन फोर्थ है ए व बी दोनों यानी मानसिक रूप और संवेगात्मक रूप से। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। देखिए, जब माता गर्भ अवस्था में होती है तो उनके लिए उनका स्वास्थ्य और उनका जो परिवेश होता है ये दोनों डिपेंड करते हैं। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उस बच्चे का शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। अगर माँ का मन अच्छा होगा यानी कि उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, परिवेश अच्छे मिलेंगे तो माँ मानसिक रूप से खुश होंगे तो उनके बच्चे का भी डेवलपमेंट मानसिक रूप से ठीक हो पाएगा। और जब माँ का इमोशन अच्छा होगा तो उस बच्चे का भी इमोशन अच्छा होगा। कहीं ना कहीं ये तीनों प्रभावित करते हैं। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक ऑप्शन छांटने हैं तो उसके लिए मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर डी ना होकर ये सभी होते तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी डी ही होता, ये सभी होता। बट इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये तीनों ही बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बेस्ट जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ए एवं बी दोनों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है, जो आपने जाना कि दो कारक होते हैं, एक अनुवांशिक और एक होता है आपके वातावरणीय कारक, और ये दोनों के दोनों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। और उसके दौरान जो भी हमने बाल विकास से रिलेटेड पॉइंट्स कवर किए हैं उस पर आधारित ये सारे प्रश्न से थे स्टूडेंट्स। 37 के आसपास प्रश्न थे जिनको आपने जाना अच्छे से। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड 37 क्वेश्चन आपने कवर किए इस टॉपिक से रिलेटेड। आशा करता हूं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होंगे और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि प्रश्न आपके एग्जाम्स में किस तरीके से बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।